वेलकम। आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण अधिनियम और यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया, तो किसे बनाया गया था? पहले वारेन हेस्टिंग्स को। और इस एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और कब की गई थी? तो 1774 में। इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो इलिजाह एम्पे। उसके जो अन्य न्यायाधीश थे वह चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी गई कंपनी के, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 के एक्ट के तहत। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था। और भारत का पहला उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और कब हुआ? तो 1774 में। और कहाँ हुआ? कलकत्ता में। उसके न्यायाधीश कौन थे? इलिजाह एम्पे। और उसके अन्य न्यायाधीश चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। तो इस एक्ट के तहत एक उच्च न्यायालय की स्थापना और कंपनी के प्रशासनिक, राजनीतिक और कार्यों को मान्यता मिली, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। इसके तहत कलकत्ता सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्राप्त हुआ। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार को दिया गया? तो वह एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया गया। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों से संबंधित था, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों से संबंधित था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके तहत आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके तहत आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और दोहरा प्रशासन कब प्रारंभ हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या था? व्यापारिक मामले। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या था? तो राजनीतिक मामले। फिर चार्टर अधिनियम 1793। इसमें जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी थे, इनको जो वेतन वगैरह दिया जाता था वह भारतीय राजस्व देने का प्रावधान किया गया। तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का और कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ऐसा किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813। इसमें कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और भारत के साथ कंपनी के जो व्यापार थे उसको ख़त्म कर दिया गया। कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने को व्यापार जो था वह ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ चीन और पूर्वी देशों के साथ कंपनी चाय का व्यापार कर सकती थी। तो इस 1813 के एक्ट में क्या हुआ? कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार को ख़त्म कर दिया गया किस एक्ट के तहत? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को जो अनुमति रही वह चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वह पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उसको उस पद को क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था।
और इसी चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और इसे ख़त्म कब किया गया? 1843 में इसे ख़त्म कर दिया गया। तो इससे संबंधित जैसे दास प्रथा को विधि विरुद्ध किस अधिनियम के तहत घोषित किया? 1833 अधिनियम के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के तहत। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए 1833 के तहत। और प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ मैकाले की अध्यक्षता में चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। फिर आता है चार्टर अधिनियम 1853। इसमें सेवाओं में नामजदगी का जो सिद्धांत था उसे समाप्त कर दिया गया और महत्वपूर्ण जो पद थे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। और यह ऐसा किया गया मैकाले समिति की, ऐसा करने वाली जो समिति थी वह मैकाले समिति 1854। तो महत्वपूर्ण पद जो थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की जो व्यवस्था की गई वह 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। और नामजदगी का सिद्धांत किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 1853 के अधिनियम के तहत। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन जो था वह कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया इस एक्ट के तहत। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत सचिव को एक भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। और इस अधिनियम के तहत मंत्री पद की व्यवस्था की गई और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। तो मंत्री पद की व्यवस्था 1858 अधिनियम के तहत, मुगल सम्राट का पद भी 1858 के तहत समाप्त किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर भी 1858 के तहत समाप्त हुए। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बनाया गया 1858 के तहत और कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा जाना तो 1858 के तहत। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई और अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई और उसकी अवधि थी 6 माह। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और विभागीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू हुई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और 1873 ईस्वी का अधिनियम, इसमें कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया और फिर इसके बाद 1 जनवरी 1884 को कंपनी को भंग कर दिया गया 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत। शाही उपाधि अधिनियम 1876, इसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 को। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 28 अप्रैल 1876 को। किस अधिनियम के तहत? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। और भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और यह मार्ले क्या था? यह इंग्लैंड में भारत सचिव था, भारत का राज्य सचिव था। और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय था। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसीलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड मिंटो को। और मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किसने किया? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। और वायसराय की परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य जो चुना गया था वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वायसराय की जो परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य चुने जाने वाले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। एक थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे और केंद्रीय विधान परिषद में 144 सदस्य होते थे। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव को जो अधिकार दिया गया तो वह सीएजी के पद को नियुक्त कर सकता था। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और द्वैध शासन का जो जनक था वह लियोनस कार्टियस था। और इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था तो 1926 में किया गया था और इसका जो गठन किया गया था वह ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था और ली आयोग आया था 1923 या 24 में। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक था वह लियोनस कार्टियस था। और लोक सेवा आयोग की जो गठन किया गया था 1926 में वह भी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। और लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया वह ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था और ली आयोग आया था 1923 या 24 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वो सीएजी की नियुक्ति कर सकता है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसमें टोटल 300 जो 21 अनुसूचियाँ थीं और उसमें अनुच्छेद थे 321 और अनुसूचियाँ थीं 310। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। इसके तहत द्वैध शासन कर उन्हें स्वतंत्र, स्वशासित और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता, इसके तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र, स्वशासित और संवैधानिक आधार प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसमें टोटल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। केंद्र में द्वैध शासन भी इसी अधिनियम के तहत आया, जिसमें केंद्र में इसमें एक था केंद्र और एक था प्रांतीय विधान मंडल। इसके तहत ही संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत और इसमें जो एक था वह था केंद्र और एक था प्रांतीय विधानमंडल। और प्रांतीय स्वायत्तता जो आई थी वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, लेकिन द्वैध शासन जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। उसके तहत इसे स्वतंत्र, स्वशासित और संवैधानिक आधार प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। फिर आया 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित हुआ और इसे स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। और इसमें जो टोटल धाराएं थी वह 20 धाराएं थी। इसे 2 अधिराज्य जैसे भारत और पाकिस्तान, इसे 15 अगस्त 1947 को बनाने का जो प्रावधान किया गया था वह 15 अगस्त 1947 को किया गया। और जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत देने वाला जो था वह सिलहट था। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।